नमस्कार। संविधान की शपथ के साथ हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। भारत की पूरी व्यवस्था संविधान से चलती है। वो संविधान जो न सिर्फ देश की अखंडता और संप्रभुता की बात करता है, बल्कि देश के हर नागरिक के समान अधिकारों की भी रक्षा करता है। एबीपी न्यूज पर रोज रात 10 बजे मैं संविधान की शपथ शो लेकर हाजिर होती हूं और याद दिलाती हूं संविधान की शपथ, जो कहती है कि संविधान के कायदे कानूनों का पालन करना हर हिंदुस्तानी का फर्ज है। इस शो में मैं देश के ज्वलंत मुद्दों पर बात करूंगी, कुछ सवाल उठाऊंगी और आपसे कहूंगी कि हर सवाल का जवाब आप संविधान की कसौटी पर परख कर ही ढूंढिएगा। इसीलिए देश के हर बड़े मुद्दे पर बिना भय या पक्षपात के, बिना द्वेष या अनुराग के अपनी समझ बनाएं, संविधान के दायरे में अपनी सोच को आत्मनिर्भर बनाएं। तो चलिए हम भारत के लोग शुरू करें संविधान की शपथ। संविधान की शपथ शो में हमने ग्रेटा थनबर्ग टूलकिट मामले में हुई 21 साल की दिशा रवि की पहली गिरफ्तारी का मुद्दा उठाया। वो गिरफ्तारी जिसका कांग्रेस ने कड़ा विरोध किया था। लेकिन आज स्वीडन की पर्यावरणविद ग्रेटा थनबर्ग और दिशा रवि के बीच हुई व्हाट्सएप चैट सामने आ गई है। चौंकाने वाली बात यह है कि व्हाट्सएप चैट में दिशा रवि ग्रेटा को टूलकिट शेयर नहीं करने की सलाह दे रही हैं। इतना ही नहीं, दिशा ने चैट में यह भी कहा कि हम लोगों के खिलाफ यूएपीए यानी अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है। 3 फरवरी को दोनों के बीच करीब 20 मिनट तक व्हाट्सएप पर बातचीत हुई और इस चैट में दिशा रवि ने ग्रेटा को यह भरोसा दिया कि उस पर कोई आंच नहीं आएगी। लेकिन व्हाट्सएप चैट की बातों से यह जरूर लग रहा है कि दिशा को इस बात का पूरा अंदेशा था कि आंदोलन के समर्थन में टूलकिट के जरिए जो मुहिम वो चला रही है, उससे कानून का शिकंजा उस पर कस सकता है। टूलकिट को ग्रेटा ने शेयर करने के बाद डिलीट भी कर दिया था और बाद में नई टूलकिट शेयर की थी। टूलकिट मामले में दिशा रवि गिरफ्तार हो चुकी है। निकिता जेकब और शांतनु की तलाश कर रही है पुलिस। निकिता जेकब पर टूलकिट की संपादक होने का आरोप है। सूत्रों के मुताबिक 26 जनवरी को किसानों की रैली से पहले शांतनु और दिशा रवि दिल्ली में ही थे। दोनों ट्रैक्टर रैली के अगले दिन दिल्ली से निकले थे। एक कॉन्स्पिरेसी के तहत ये कोशिश की गई थी कि अफवाह फैला करके और गलत चीज़ों लोगों को बता करके और एक दंगा क्रिएट करने का एक कॉन्स्पिरेसी थी, जो टूलकिट जो लीक हुआ था उसके बाद ही हमें पता चला और उसके इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। केस दर्ज है और उस केस के अंतर्गत सारा इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। पुलिस के मुताबिक 11 जनवरी को खालिस्तानी समर्थक मो धालीवाल ने दिशा रवि, निकिता जेकब और शांतनु इन तीनों के साथ जूम पर मीटिंग की थी और इस मीटिंग में देश विरोधी गतिविधियों को बढ़ाने पर बात हुई। पुलिस का कहना है 26 जनवरी की हिंसा में टूलकिट को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया और अब टूलकिट केस के तार पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। टूलकिट मामले में इंटरनेशनल किरदार सामने आया है, जिसे टूलकिट का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। इस शख्स का नाम है पीटर फ्रेडिक। पीटर खालिस्तानी आतंकी भजन सिंह भिंडर का साथी है, जो आईएसआई के लिए काम कर चुका है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक पीटर फ्रेडिक इस वक्त मलेशिया में रह रहा है और फांसीवाद पर शोध कर रहा है। इसने अमेरिका में महात्मा गांधी की मूर्ति तोड़ने की भी जिम्मेदारी ली थी। तो आज संविधान की शपथ में हम पूछ रहे हैं कि देश के भीतर मौजूद किरदारों ने क्या मिलकर ही हिंदुस्तान के खिलाफ इंटरनेशनल साजिश रची? इस सवाल पर हमने आज ट्विटर पर एक पोल भी लॉन्च किया है। आप एबीपी न्यूज के ट्विटर पेज पर जाकर पोल का हिस्सा बनकर जवाब दे सकते हैं। हम शो के आखिर में इस पोल के आंकड़े आपके सामने रखेंगे। आज के मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज के विषय का संवैधानिक पहलू समझते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं खास मेहमान केटीएस तुलसी सर, संविधान के बड़े जानकार हैं, वरिष्ठ वकील हैं। केटीएस तुलसी सर, बहुत स्वागत आपका संविधान की शपथ में। सर, दिशा रवि की गिरफ्तारी को लेकर एक बहस सी है। एक पक्ष जो इसे अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला बता रहा है, दूसरा पक्ष जो कह रहा है कि पुलिस को जो सबूत मिल रहे हैं उस आधार पर पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। मुझे लगता है आपको इस मुद्दे का संवैधानिक पहलू दर्शकों के सामने रखना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो देशद्रोही का मामला है उसके बारे में 5 जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट की,
जिससे कोई गुंजाइश नहीं रहती कि देशद्रोह क्या है। केदारनाथ सिंह में 5 जजेस का बेंच सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने कहा कि ये देशद्रोह का मामला तब बनता है जब इंसाइटमेंट टू वायलेंस हो। दूसरी जजमेंट है इंदिरा दास की, जिसमें भी ये फिर दोबारा कहा गया कि इंसाइटमेंट टू इमिनेंट लॉलेस एक्शन, इंसाइटमेंट टू इमिनेंट लॉलेस एक्शन। तीसरी जजमेंट है श्रेया सिंघल की जजमेंट में उन्होंने कहा है कि एडवोकेसी फॉर वायलेंस, एडवोकेसी फॉर इंसाइटमेंट टू वायलेंस, वेयर इज दैट। और बलवंत सिंह के केस में, जिसमें कि ये कहा गया था कि हमें सरकार की सत्ता बदलनी है और खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए, राज करेगा खालसा के नारे लगाए गए। जो कन्विक्शन थी इसमें बलवंत सिंह की, उसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया, क्योंकि एडवोकेटिंग इवन वायलेंट ओवरथ्रो डज नॉट अमाउंट टू सेडिशन। बहुत बहुत धन्यवाद केटीएस बिना किसी मैजिस्ट्रेट को बताए संविधान का दायरा दर्शकों के सामने रखने के लिए। संविधान की शपथ में आज के मुद्दे पर संविधान विशेषज्ञ की राय आपने जान ली। अब बारी कांग्रेस की है, क्योंकि कांग्रेस लगातार टूल किट के मामले में हुई गिरफ्तारी को आजादी पर हमला बताकर सरकार को घेर रही है। कल कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा, बोल की लब आजाद हैं तेरे, बोल कि सच जिंदा है अब तक, वो डरे हैं, देश नहीं। इस मुद्दे पर बात करने के लिए, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए खास मेहमान कांग्रेस के बड़े नेता पवन खेड़ा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पवन जी, बहुत स्वागत आपका संविधान की शपथ में। मेरा पहला सवाल, जिस दिशा रवि की गिरफ्तारी का आपने विरोध किया, वो तो खुद व्हाट्सएप चैट में यूएपीए के तहत कार्रवाई होने की बात कर रही थी। क्या कांग्रेस ने दिशा रवि के बचाव में आने में जल्दबाजी कर दी सर? रोमाना जी, पहले तो ये फैलाया गया कि ग्रेटा ने अपना वो टूल किट गलती से लीक हो गया और उन्होंने हटा दिया। कुछ ही घंटों बाद ग्रेटा ने वो टूल किट वापस पब्लिक डोमेन में अपने ट्विटर पे डाल दिया। हम इतनी पुरानी सभ्यता, इतनी मजबूत हमारा लोकतंत्र, हम ग्रेटा के टूल किट से और दिशा रवि के टूल किट से थर-थर कांप रहे हैं। ये कैसा देश हो गया हमारा? हम तो बड़े मजबूत देश थे और हम तो अभी भी अपने आप को मजबूत देश मानते हैं। उस टूल किट को आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा, क्योंकि पब्लिक डोमेन में है। मुझे बताइए, उस टूल किट में फिजिकल एक्शन की बात कहां की गई है? बड़े बड़े नाम, ग्रेटा ने ये कह दिया, मो ढालीवाल। मुझे इसका जवाब दीजिए, क्या भारत सरकार ने स्वीडिश सरकार से ग्रेटा के प्रत्यर्पण की कोई कार्रवाई शुरू की है? या कैनेडियन गवर्नमेंट से मो ढालीवाल के प्रत्यर्पण की कोई कार्रवाई शुरू की है? यूएपीए की ये बात करते हैं, उस पर भी आपसे चर्चा करूंगा, लेकिन क्योंकि आपने ये प्रश्न पूछा, मैं इसका जवाब दे रहा हूं। कोई जल्दबाजी नहीं की हमने, ये इनका एक टेम्पलेट है। ये भारतीय जनता पार्टी का एक तरीका है कि कोई उनके खिलाफ आवाज उठे, आंदोलन कोई करे, तो आंदोलनकारियों पर, उनके चरित्र पर, उनकी मंशा पर, उनकी नीयत पर सवाल खड़े कर दिए जाए। ठीक है सर, लेकिन सर ये जो टूल किट है, ये तो हिंसा की बात करती है ना। ये आरोप जो दिल्ली पुलिस की तरफ से बताए गए हैं, इसी के तहत तो दिशा रवि की गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली पुलिस कहती है कि बिल्कुल उसी तरीके से हिंसा को अंजाम दिया गया। वो जो गलती से टूल किट शेयर कर दी थी पहले ग्रेटा ने, जिसको उसने डिलीट करके फिर दूसरी टूल किट शेयर की जो अपडेटेड थी। मैं ये जानना चाहती हूं आपसे कि कांग्रेस के ऐसे स्टैंड पर, बावजूद इन फैक्ट्स के जो दिल्ली पुलिस की तरफ से रखे जा रहे हैं, बीजेपी कहती है कि साहब ये मोदी विरोध के नाम पर जो विपक्ष है, खासतौर से जो कांग्रेस है, वो देश की सुरक्षा, किसी से भी खिलवाड़ कर सकते हैं। ये सब मोदी विरोध के नाम पर सर? रोमाना जी, देश में वोट मांगने जब निकलते हैं ये लोग, किसके नाम से निकलते हैं? हर हर मोदी, घर घर मोदी करते हैं ना। प्रधानमंत्री किसको बनाया? नरेंद्र मोदी जी को ही बनाया ना। निर्णय कौन लेता है इस देश में? अकेले में मंत्रियों से पूछ लो तो वो भी कान में बता देते हैं कि साहब हमारा कोई मतलब नहीं सरकार में, मोदी जी ही निर्णय लेते हैं। तो जब निर्णय गलत हो या कुछ लोगों को गलत लगे, मान लो किसानों वाले निर्णय, कृषि कानून है,
वो किसानों को गलत लग रहे हैं, तो किसके खिलाफ आवाज उठाएंगे वो लोग? मुझे बताइए ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तो आंदोलन क्या राहुल गांधी के खिलाफ होगा? आंदोलन भी नरेंद्र मोदी जी के ही खिलाफ होगा ना। अब सत्ता में हैं, सिर्फ सत्ता का सुख भोगने के लिए हैं क्या? यहां जो मामला है सर, वो खालिस्तान से इसके तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये दिल्ली पुलिस की तरफ से बताया जा रहा है। वो पाकिस्तान में आईएसआई से इसके तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये दिल्ली पुलिस की तरफ से बताया जा रहा है। बावजूद इसके आपको लगता है कि इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? रोमाना जी, जो टूल किट पब्लिक डोमेन में है, हमने भी देखा, आपने भी देखा। हिंसा की बात वहां कहां की गई? मैं फिर दोहराता हूं, आपको लगता है मोह ढालीवाल, मैं तो नाम पहली बार सुना, या कोई और देश विरोधी ताकतों को मजबूत कर रहा है, करिए ना। आप तो विदेश नीति में अपने आप को बड़े पारंगत मानते हैं मोदी जी। जगह जगह जाके तालियां बटोरने, डायस्पोरा इवेंट करते हैं। कभी कहां पहुंच गए, अमेरिका में तालियां बटोर ली, कभी सिंगापुर में। अब इस्तेमाल करिए ना, आपका तो बड़े अच्छे रिश्ते हैं पूरे विश्व में सबसे। बात करिए ट्रूडो साहब से, बात करिए स्वीडिश सरकार से, करिए इनका प्रत्यर्पण, लेकिन किसी भी कीमत पर किसान आंदोलन को बदनाम करने की, उसको कमजोर करने की कुचेष्टा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद पवन खेड़ा जी, संविधान की शपथ में आने के लिए और कांग्रेस का इस मुद्दे पर पक्ष रखने के लिए। कांग्रेस का पक्ष आपने जाना। अब बारी बीजेपी की। बीजेपी की तरफ से हमारे साथ मौजूद हैं राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी। सुधांशु जी, बहुत बहुत स्वागत आपका संविधान की शपथ में। सर, कांग्रेस लगातार इसे सरकार का डर बता रही है। ये जो दिशा रवि की गिरफ्तारी का मुद्दा है, क्या ये आजादी पर हमला और सरकार के डर तक सिमटा हुआ मुद्दा है क्या सर? देखिए, जो कुछ कांग्रेस कह रही है, केवल उनके तथ्य देख लीजिए। पहले वो कहते हैं 21 साल की लड़की, तो ये बताइए वोटिंग एज 21 से 18 किसने की थी? राजीव गांधी जी ने की थी ना। हम लोग तो बच्चे थे उस समय जब ये उन्होंने कहा था कि अब भारत इतना विकसित हो गया है और यहां की युवा पीढ़ी अब इतनी समझदार हो गई कि 18 में उसे वो अपनी सरकार चुनने का हक है, वो समझ सकती किसको वोट देना किसको नहीं देना। और उसके बाद अगर वो 21 साल बच्ची कह रहे हैं तो इसका मतलब अपने ही स्वर्गीय पिताजी की बात का माखौल उड़ा रहे हैं। दूसरा, उसको पर्यावरणविद कह रहे हैं, पर्यावरण प्रेमी, जो पराली जलाने की धुआंधार आजादी चाहने वाले किसानों के साथ खड़ी हो, वह पर्यावरण प्रेमी है। अब आप दूसरी बात पे आ जाइए। दूसरी पर्यावरण प्रेमी जो विदेश से बैठ के कह रही है ये इतिहास का सबसे बड़ा किसान आंदोलन है। कांग्रेस को देश की चिंता नहीं है, पर यह आंदोलन मैं मानता हूं कि चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत, चौधरी चरण सिंह, चौधरी देवीलाल, सरदार प्रकाश सिंह बादल, शरद जोशी जी के आंदोलन उनको छोटे नजर आते हों, पर क्या सरदार ऑफ बारडोली सरदार पटेल का आंदोलन भी छोटा था? महात्मा गांधी का चंपारण किसान सत्याग्रह छोटा था। शहीद भगत सिंह के बड़े भाई अजीत सिंह का आंदोलन छोटा था। मतलब आप सोचिए कि उस सरासर झूठ को वह सत्य सिद्ध करने में लगे। सर, दिशा रवि की गिरफ्तारी पर दिल्ली पुलिस की तरफ से जो तथ्य रखे जा रहे हैं, जो मेरिट बताया जा रहा है कि किस आधार पर दिशा रवि की गिरफ्तारी हुई, तो फिर तय प्रक्रियाओं का पालन क्यों नहीं किया गया? अगर इतना ही स्ट्रांग मामला है दिशा रवि के खिलाफ, यह सवाल भी पूछा जा रहा है विपक्ष की तरफ से। देखिए, जहां तक जो बात सार्वजनिक रूप से पुलिस ने कही है, तो उसकी गिरफ्तारी तो उसके पेरेंट्स की उपस्थिति में हुई है, और जहां तक जो समाचार मीडिया में उसके अनुसार तो उसकी मां ने हस्ताक्षर किया। पुलिस ने यह भी लिखा कि शी वॉज रिप्रेजेंटेड बाय हर काउंसिल इन द कोर्ट, यानी अपने वकील के थ्रू उन्होंने अपना पक्ष रखा है। तो कोई यह कहे कि प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ, इसका आधार क्या है? और यदि उन्हें लगता है कि प्रक्रिया में किंचित मात्र भी कोई समस्या है तो न्यायालय उसका संज्ञान लेगा। भारत का न्यायालय तो इतना उदार है कि आतंकवादियों के लिए भी रात में 3 बजे वो बैठने को तैयार हो गया, तो उस न्यायपालिका पर आपके मन में शंका क्यों है? ठीक है, पुलिस कह रही है कि टूलकिट जो है वो डिजिटल हथियार, और इसी को आधार बनाकर पुलिस ने दिशा रवि को गिरफ्तार किया। लेकिन विपक्ष तो पुलिस को राजनीतिक हथियार करार दे रहा है। इस पर क्या कहेंगे सुधांशु जी? देखिए, यदि उसमें इस तरह की चैट आती है जिसमें वह स्वयं ये कह रही है कि ऐसा तुमने गलती से कर दिया है ग्रेटा थनबर्ग से, और इसमें यूएपीए लगना पक्का है, इसके बाद भी उसे गलती समझा जाए, नासमझी समझा जाए और भोलापन समझा जाए। मेरे विचार से विपक्ष जितना भोला देश के नागरिकों को समझने का प्रयास कर रहा है वह नहीं है। जहां तक पुलिस हथियार की बात वो कह रहे हैं, तो ये बताइए, ये लता मंगेशकर और सचिन तेंदुलकर के ट्वीट के ऊपर जांच करने वाले,
उनको शर्म नहीं आती इस ढंग की बात कहते हुए? अगर ग्रेटा थनबर्ग से वो गलती नहीं होती तो ये जनवरी से जिस तरीके से मो धालीवाल और इन सब लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, ये लोग जूम मीटिंग्स कर रहे थे, ये बाकायदा व्हाट्सएप ग्रुप पर चैटिंग कर रहे थे, 26 जनवरी की हिंसा खुद दिल्ली पुलिस कह रही है कि साहब वो टूल किट जैसी कॉपी कैट हिंसा है, ये तो ग्रेटा थनबर्ग की तरफ से चूक हो गई और मामला खुल गया, वरना दिल्ली पुलिस वो क्या कर रही थी सर? हाँ, आपने बिल्कुल सही बात कही है। आप इससे समझिए कि ये कितना टेक्स सेवी और फुल प्रूफ प्लान बनाया गया था। परंतु एक अपराध के संदर्भ में बड़ी स्थापित कहावत है कि अपराधी कितना भी चालाक हो, कोई ना कोई गलती करके कोई ना कोई सुराग छोड़ देता। और ये तो एक स्थापित सत्य है कि हर जुर्म में जो अपराधी से कहीं चूक हुई होती है, उसी सुराग के थ्रू पुलिस पहुंचती है। और यहां उनसे गलती हुई, हो सकता है हमारी पुलिस इतनी सक्षम है, उसको काफी लंबा समय लगता वहां तक पहुंचने में, इस चूक से हम बहुत जल्दी पहुंचने में सफल हो गए। परंतु अब तो सवाल उनसे पूछना चाहते हैं कि जो ये कह रहे हैं कि ये जो है बिल्कुल सही था, अब बताइए खालिस्तान आंदोलन वालों के साथ सीधा संबंध जुड़ रहा है। और दुख की बात ये कि वो पार्टी जो छाती ठोक के कहती है कि हमने तो इंदिरा जी की शहादत दी, इंदिरा जी से लेके बेअंत सिंह जी तक की, वो आज उसको खालिस्तान के, तथाकथित खालिस्तान के लोगों के साथ भी सहानुभूति दिखने लगी। बताइए, वॉशिंगटन डीसी में तो मोदी सरकार नहीं है, वहां तो हमारी पुलिस नहीं है, वहां महात्मा गांधी की प्रतिमा के साथ अपमानजनक व्यवहार हुआ, तथाकथित खालिस्तान का झंडा फहराया गया। ये गांधी के नाम के वन एंड ओनली होल सोल कॉपीराइट होल्डर्स के मुंह से एक शब्द नहीं निकला, एक शब्द नहीं निकला कि महात्मा गांधी का अपमान। इंदिरा जी के लिए शब्द का प्रयोग हुआ कि इंदिरा को ठोक दिया था, इसके बावजूद उन्हें एक शब्द नहीं निकला। यह दर्शाता है कि सियासत की सीमा तक चली गई है कि अपने परिवार के बुजुर्गों और अपनी पार्टी के बुजुर्गों और राष्ट्र के मान बिंदुओं का अपमान सहकर भी बस किसी तरीके से मोदी जी की कुर्सी हिल जाए, बस इतना काफी है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सुधांशु त्रिवेदी जी, संविधान की शपथ में हमारे साथ जुड़। अब बारी साइबर एक्सपर्ट की, लेकिन साइबर एक्सपर्ट से बात करने से पहले हम आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने कहा है टूल किट के जरिए न सिर्फ भारत के भीतर सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सौहार्द को खराब करने की कोशिश की गई, बल्कि विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों पर प्रदर्शन करवाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की छवि को खराब करने का एक बड़ा एजेंडा था। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए अब साइबर एक्सपर्ट विराग गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं। विराग जी, बहुत स्वागत आपका संविधान की शपथ में। मेरा पहला सवाल, पुलिस के मुताबिक दिशा रवि के खिलाफ डिजिटल एविडेंस है, लेकिन पुलिस यह भी कह रही है कि सबूत डिलीट कर दिए गए, तो उन सबूतों को जुटाना जो डिलीट कर दिए गए हैं, कितनी बड़ी चुनौती होगी? नहीं, देखिए चुनौती तो बड़ी है, लेकिन उसके पहले मैं अपना जो मेरा ओपिनियन है कि इस मामले में हो सकता है संगठित विरोध या साजिश के सबूत मिल भी जाएं, तो क्रिमिनलिटी कहां पर है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। अब सबूतों को जुटाने में जो 3 तरह की चुनौती हैं, पहली चुनौती तो ये है कि अभी तक जो दिल्ली पुलिस की ब्रीफिंग आई है उससे लग रहा है कि 3 कंपनियों से अलग अलग स्तर पर बात की है। पहला जूम पर, दूसरा गूगल से और तीसरा ट्विटर से। ये तीनों कंपनियां विदेशी कंपनियां हैं, इन तीनों कंपनियों के विदेशों में ऑफिस हैं और पुलिस और सरकारी अधिकारी विदेशों से संपर्क करके इनसे सबूत मांगते हैं। वो सबूत कैसे मिलते हैं, कितने मिलते हैं और उनके पास कितने रिकॉर्ड हैं, और अगर डिलीट हो गया है, जब वो बोलते हैं कि डिलीट होने के बाद उनके प्लेटफॉर्म पर वो सबूत मौजूद नहीं रहते हैं, तो कैसे दे पाएंगे। ये सारी चुनौतियां हैं जो डिजिटल के साथ साथ एक क्षेत्राधिकार की भी चुनौती है कि भारत के बाहर जो चीजें हुई हैं उन चुनौतियों को, उन सबूतों को कैसे जुटाया जाए। ठीक है सर, दूसरा सवाल, जो सबूत पुलिस के पास मौजूद है, जो सार्वजनिक हो चुके हैं, जो पब्लिक डोमेन में आकर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली पुलिस की तरफ से बताया जा रहा है, जिनके बारे में बतौर साइबर एक्सपर्ट आपका असेसमेंट क्या कहता है? क्या यह देश के खिलाफ एक बड़ी इंटरनेशनल साजिश नजर आ रही है? नहीं, मुझे लग रहा है कि अगर टूल किट के मामले को ज्यादा अगर जोर दिया गया, तो इससे आने वाले समय में जो पूरी डिजिटल मार्केटिंग हो रही है राजनेताओं की, राजनीतिक दलों की, वो सारे सवालों के घेरे में आ जाएगी। दिल्ली पुलिस की जांच में तो यही आ रहा है कि ये तार जो हैं वो खालिस्तानियों से जुड़ रहे हैं, जाकर मो धालीवाल का नाम सामने निकल कर आ रहा है, आईएसआई का एंगल सामने निकल कर आ रहा है। क्या इसके बाद भी आपको लगता है सवाल नहीं बनता है? नहीं, सवाल देखिए, जब सत्ता, राज्य और देश, ये तीनों बहुत ही अलग किस्म के हैं और जो सरकार है और देश दोनों एक दूसरे का पर्याय नहीं होते हैं। यह तभी
राष्ट्रद्रोह के दायरे में आएगा, तभी ये असंवैधानिक माना जाएगा, तभी गैर कानूनी माना जाएगा जब इसके पीछे ये लगे कि जो बैंड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो भारत के दुश्मन हैं, उन्होंने इसकी फंडिंग की। जो ग्रेटा है, ट्रंप ने उसका विरोध किया था, ट्रंप ने भी उसको एक बहुत ही एक नेस्टी कमेंट्स पास किए थे, कि ओछे कमेंट्स पास किए थे। कभी भी ग्रेटा के अल्टीरियर मोटिव को उन्होंने नहीं किया था कि उसके पीछे कोई फंडिंग हो रही है। तो हो सकता है कि इसके पीछे संगठित विरोध हो सकता है कि इसके पीछे ऐसे लोग हैं जो देश को बदनाम करना चाहते हों, पर इसके बावजूद भी मुझे नहीं लगता है कि इसको हम ज्यादा तूल देंगे तो भारत में जो डिजिटल इमेज है, जो हमारी लिबरल जो एक इमेज है, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की इमेज है, उन सारी चीजों पे सवाल खड़े होंगे। और सबसे बड़ा सवाल खड़ा होगा कि राजनीतिक दलों द्वारा, सभी राजनीतिक दलों द्वारा जो डिजिटल प्रचार किए जा रहे हैं, उस पर एक सवालिया निशान खड़े होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद विराग गुप्ता जी अपनी बात रखने के लिए संविधान की शपथ में। अब से कुछ ही देर बाद आपकी राय का फाइनल आंकड़ा स्क्रीन पर मैं लेकर आऊंगी और साथ ही आज की इस चर्चा के बाद मेरी राय भी आपके सामने रखूंगी। इस बीच एक और बड़ी खबर जिसने देश में एक नई चर्चा को जन्म दिया। बीजेपी के नेता जीवेश कुमार बिहार सरकार में मंत्री हैं, श्रम संसाधन मंत्री। 2 दिन पहले उन्होंने बेरोजगारी को लेकर एक बयान दिया। मंत्री जी ने कहा कि सनातन व्यवस्था और वर्ण आधारित व्यवस्था के खत्म होने की वजह से देश में बेरोजगारी बढ़ी है। खुद मंत्री जीवेश कुमार हमारे साथ इस वक्त संविधान की शपथ में मौजूद हैं। जीवेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका संविधान की शपथ में। सबसे पहले मुझे लगता है आपको दर्शकों को खुद बताना चाहिए कि आपने ये जो बयान दिया, आप कहना क्या चाह रहे हैं? देखिए, वर्ण व्यवस्था की चर्चा मैंने नहीं की। ये किसी ने इसको तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश की है। ये वर्ण शब्द कहाँ से आया, इस पर मेरी आपत्ति है। मेरे संपूर्ण वक्तव्य को चलाना चाहिए था और उसको समग्रता के रूप में देखा जाना चाहिए था। मैंने कहा साक्षात आप एबीपी न्यूज पर हमारे साथ मौजूद हैं। जी, आप खुद बता दीजिए आपने क्या कहा था। मैंने कहा था कि जो सनातनी व्यवस्था बरसों बरस से हमारे देश में कायम थी, उस व्यवस्था में बेरोजगारी शब्द नहीं था। बेरोजगार, रोजगार ये शब्द हमारा है ही नहीं। हमारे यहाँ तो माँ के पेट में ही बच्चे का रोजगार तय हो जाता था। धरती पर आने के बाद सनातनी व्यवस्था में हमारा जीवन पद्धति ऐसा था, हमारे जीवन जीने का सिद्धांत इतना उम्दा था, हमारी कार्य प्रणाली इतनी अच्छी थी कि हमारे यहाँ हर सिस्टम में लोगों को जीने के लिए कुशल, जिसको आज हम लोग इस पर निपुणता पर जोर दे रहे हैं, कुशल व्यवस्था के साथ लोगों के पास जीवन जीने की पद्धति में ही कार्य प्रणाली ऐसा शामिल था उनके ऐसे कार्य शामिल थे जिनसे उनके रोजी रोटी की व्यवस्था होती थी, पारिवारिक स्तर पर होती थी। इसलिए ये जो शब्द है रोजगार, अगर आप पुराने समय को देखें और पुरानी चीज़ों को देखें तो सनातनियों के व्यवस्था में बेरोजगार शब्द की जगह नहीं थी। मैंने ये बात कही थी कि हमारा जीवन दर्शन ऐसा था, हमारी कार्य प्रणाली ऐसी थी, हमारा जीवन पद्धति ऐसा था जिसमें बेरोजगार उत्पन्न ही नहीं होता था, ये शब्द ही नहीं आते थे। इसका मैंने जिक्र किया था और इसको लोगों ने तोड़ मरोड़ कर पेश करने का काम किया होगा, मुझे मालूम नहीं है। लेकिन हमारा जो वक्तव्य था वो कुछ ऐसा था। लेकिन जीवेश जी, जब आप ये कहते हैं कि माँ के पेट में ही तय हो जाता था, माँ के पेट में ही तय हो जाता था, तो ये क्यों ना कहा जाए कि जीवेश कुमार की सोच जातिवादी है? मतलब जिसके बाप दादा सफाई का काम करते रहे हों वो तो फिर सफाई का ही काम करेगा। उस जमाने में तो सर यही तय होता था, झाड़ू ही हाथ में पकड़ेगा, वो कलम तो पकड़ नहीं सकता है। नहीं, आप सफाई पे इसको क्यों ले गई? इसमें सारे हुनर थे। क्या आज हम स्किल डेवलपमेंट के समय में क्या प्लम्बर का काम नहीं सिखा रहे हैं? क्या आपके लिए झाड़ू मारने वाले का स्तर क्या नीचे का स्तर है? क्या इस देश के प्रधानमंत्री जी ने स्वयं झाड़ू उठाया है? इस देश के अंदर स्वच्छता अभियान का मुहिम जब चला तो देश के प्रधान सेवक ने झाड़ू उठाया और हमारे दल के, हमारे समाज के एक लोगों ने उस स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाते हुए झाड़ू उठाया। इसका क्या मतलब हुआ?
इसको नहीं। इस प्रकार से ना आपत्ति देखा झाड़ू जाना पकड़ने चाहिए। से नहीं है, हुनर की बात आपत्ति आई, इस बात से है कि माँ के निपुणता पेट की से ही बात आप तय आई। करवा रहे हैं। लेकिन जब आप अपने बयान में कहते हैं कि माँ के पेट में ही तय हो जाएगा नहीं, सर, नहीं, तो फिर ये ऐसा- पलटकर ये आपसे पूछा मैंने- जाएगा, क्योंकि वो जिस आप- व्यवस्था का आप इस जिक्र बात- कर रहे हैं उस इस- व्यवस्था में तो इस- यही नियम था कि आप जहां पैदा हो रहे हैं, जिस माँ के पेट से आप जन्म ले रहे नहीं, हैं, नहीं, और नहीं। वो माँ जिस जाति से जुड़ी हुई है वही पेशा आपको अपनाना होगा। यही तो था नियम। और क्या था नियम, बताइए। नहीं, ये नियम नहीं था। सनातनी व्यवस्था अपने हिसाब से तय थी, जहां रोजगार बेरोजगार शब्द ही नहीं थे, रोजगार की गारंटी थी। और जो भी लोग अपने अपने जो जीवन दर्शन था, जीवन पद्धति थी, उसमें उनके रोजगार सुनिश्चित थे। और ठीक है, समय के साथ चीजें डाइवर्सिफाई हुई है, निपुणता की जरूरत है, स्किल डेवलपमेंट की जरूरत है, काम डाइवर्सिफाई हुआ है, एक आदमी के काम को दूसरे ने सीखा है, लेकिन सीखने के साथ जो पद्धति थी, जो निपुणता था, काम करने में जो दक्षता थी, कहीं ना कहीं उसमें बिखराव आ गया, हम वो भूल गए। और इसका परिणाम ऐसा हुआ कि आज व्यापक पैमाने पे हम लोग पुनः उसी दिशा में आकर कह रहे हैं कि हमको लोगों को कुशल बनाना है। किस बात के लिए कुशल बनाना है? आखिर कुशल किसी एक क्षेत्र में ही तो कुशल बनाना है, निपुण बनाना है, दक्ष बनाना है, और उसके बाद रोजगार मुहैया करानी है। तो उद्देश्य तो वही है। इसके संदर्भ में एक ये विषय आया था जिसको मीडिया के भाइयों ने, साथियों ने तोड़ मरोड़ कर चलाना शुरू किया। मैंने कहा सनातनी व्यवस्था ऐसी पूर्व से बनी हुई थी जहां दक्षता पहले से तय होता था, दक्ष लोग होते थे। ये विषय उसमें जोड़कर चलाया गया। इसको इस संदर्भ में देखने की आवश्यकता नहीं है। हमने कहा कि आज भी हम लोग स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से वही काम कर रहे हैं, कहीं न कहीं लोगों को दक्ष बनाने का काम कर रहे हैं। और इसी काम को करके 70-80 के दशक के बाद चाइना आज दुनिया की अर्थव्यवस्था को चुनौती दे रहा है। तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है। इसको इस संदर्भ में लेकर के अलग तरीके से प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं। जीवेश जी, लेकिन माँ के पेट में तो तय नहीं होता है ना सर। आज की जो व्यवस्था है उसमें माँ के पेट से तो नहीं तय होगा ना कि कौन क्या करेगा, कौन क्या बनेगा, किसको किस में दक्षता दिलाई जाएगी। आज तो जब बच्चा पैदा हो जाता है सर, उसके टैलेंट के हिसाब से, उसकी रुचियों के हिसाब से उसे क्या करना चाहिए, ये व्यवस्था है। लेकिन आप जिस व्यवस्था की बात कर रहे हैं, आप वहां पर मोहर लगा रहे हैं कि माँ के पेट में आप तय करने की जब बात करते हैं सर, तो फिर आप पर सवाल उठेंगे। और सिर्फ आप पर सवाल नहीं उठेंगे। डिफर करता हूं। मेरा सवाल सुन लीजिए। आपके बयान ने विरोधियों को, बीजेपी को आरक्षण विरोधी करार देने का बड़ा मुद्दा थमा दिया है। आप समझ रहे हैं, विपक्ष पहले ही कहता रहा है कि चाहे बड़ी सरकारी नौकरियों में लेटरल एंट्री की बात हो, उससे नियुक्ति की बात हो, या फिर गरीबों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करना हो, ये सब दरअसल बीजेपी सरकार का SC/ST आरक्षण को खत्म करने का षड्यंत्र है। और ऐसे में आपका बयान नहीं, आप इसको गलत तरीके से प्रचारित ना करें। हमारा आपसे आग्रह है। इसमें तो टोटली रिजर्वेशन की बात मैं कर रहा हूं। आप डाइवर्सिफाई क्यों कर रही हैं? ये तो संपूर्ण रिजर्वेशन की बात मैं कर रहा हूं। इसके अंदर रिजर्व कैटेगरी को कहीं डिमोलिश करने की बात नहीं है। मैंने कहा जीवन का जो सनातनी जीवन दर्शन था पहले, वो जीवन दर्शन ऐसा था जिसमें बेरोजगार शब्द नहीं था। लोग अपने अपने काम में दक्ष होते थे और उस काम को परिवार के साथ आगे करते थे। आज के समय में निश्चित रूप से जो वर्तमान व्यवस्था है, उसमें हम बच्चे की टैलेंट को देखते हुए उसके कार्य प्रणाली को निर्धारित करते हैं, आने वाले दशा दिशा को तय करते हैं। और देश के अंदर एक से एक टैलेंट हम लोगों ने स्किल डेवलपमेंट, और अपने यहाँ जो हमारे यहाँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में KYP हम लोग भी चला रहे हैं, उससे काफी दक्ष लोग निकले भी हैं और अपने अपने क्षेत्र में काफी अच्छा कर भी रहे हैं। इसलिए इसको इतने माने इस प्रकार से जोड़ करके और इसको प्रस्तुत करना उचित नहीं है। सर, मैंने तो इसीलिए
सबसे पहला सवाल ही आपसे किया था कि आप बता दीजिए आप क्या कहना चाह रहे थे, इसलिए पुरानी बात तो पीछे छूट गई। आपने पहले सवाल के जवाब में ही मुझे बताया, आपने जिक्र किया मां के पेट का, आपने जिक्र किया सनातनी परंपरा का, और आपने जिक्र किया कि देखिए उस जमाने में बेरोजगारी की समस्या ही नहीं थी, ये शब्द ही नहीं था। ये पूर्व का, ये पूर्व की व्यवस्था जो जीवन दर्शन था, ये पूर्व का जीवन दर्शन ही ऐसी थी, जीवन प्रणाली ऐसा था कि हमारी व्यवस्था इस प्रकार की थी। वर्तमान में हम लोग सभी प्रकार के लोगों को दक्ष करने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें किसी भी प्रकार का कोई लिमिटेशंस नहीं है। और एक भी उदाहरण ऐसा बता दीजिए आप जहां हम और हमारे विभाग के द्वारा किसी प्रकार के कोई रिजर्वेशन की बात को डिमोलिश की गई हो, तो इस प्रकार से इसको प्रसारित करना ठीक नहीं है। नहीं तो फिर कौन सी परंपरा बेहतर है? आज की परंपरा बेहतर है, आज की परंपरा बेहतर है जहां पर काबिलियत से तय होता है कि आप क्या करेंगे, या फिर वो पुरानी परंपरा बेहतर थी जहां मां के पेट से तय होता था कि आप क्या कर सकते हैं, आप हाथ में क्या पकड़ सकते हैं? पुरानी परंपरा, पुराने युगों में पुरानी व्यवस्था को देखकर जो बनाया गया होगा, आज के दिन में उस पर किसी प्रकार की प्रतिक्रिया देना कि वो ठीक था कि ये ठीक है, इसका निर्धारण मैं नहीं कर सकता हूं। लेकिन मुझे मालूम है जो अभी मैं और मेरी सरकार जिस प्रकार की योजनाओं को आम जन के हित में चला रहे हैं, ये बेहतर है, अभी के समय में समय के हिसाब से है, सभी के लिए उपयुक्त है, और हम समझते हैं कि ये जो व्यवस्था है सभी लोगों के लिए समान अवसर उत्पन्न करती है। इसलिए मैं मानता हूं कि लोगों को निपुण बनाने की जरूरत है, और उस दिशा में हम लोग बिल्कुल कदम से कदम मिलाकर काम कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में जो बिहार के अंदर सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों से 20 लाख रोजगार हम लोगों ने कमिट किया है पहले ही कैबिनेट में, उसको पूरा करने की दिशा में हमारी सरकार तेजी से अग्रसर हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद जीवेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। दरअसल बिहार की जनता को उम्मीद भी आपसे यही है, क्योंकि चुनावी वादा 19 लाख रोजगार का वादा था, यही चुनावी वादा था, उसी को पूरा कीजिए, वरना तो ऐसा लगेगा जैसे आप लोग वादा पूरा नहीं कर पा रहे, इसलिए ये टाल मटोल करने के लिए ऐसी विवादित बयानबाजी कर रहे हैं। आज संविधान की शपथ में हमने सवाल पूछा था, क्या किसान आंदोलन के दौरान देश के खिलाफ इंटरनेशनल साजिश रची गई? हमने ट्विटर पर एक पोल लॉन्च किया और पोल के नतीजे अब आ चुके हैं आपके सामने। ये आंकड़े आप देख सकते हैं। हाँ में 40% लोगों ने जवाब दिया है, नहीं कह रहे हैं 60% लोग। आप भी संविधान की शपथ के इस पोल का हिस्सा बन सकते हैं। हर रोज हम शो के विषय से जुड़ा सवाल करेंगे आपसे। एबीपी न्यूज के ट्विटर पेज पर जाकर आप वोट करके इस पे शिरकत कर सकते हैं। संविधान के दायरे में रहकर हमने आज के बड़े मुद्दे पर चर्चा की। आज का हमारा सवाल बड़ा सीधा था, क्या किसान आंदोलन में भारत के खिलाफ इंटरनेशनल साजिश रची गई? और आज की इस चर्चा के बाद मेरी राय बहुत साफ है, अगर साजिश है तो उसका सच देश के सामने आना चाहिए। राजनीतिक बयानबाजी से सिर्फ और सिर्फ नुकसान पहुंचता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।